नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड की वित्तीय चुनौतियां और विकास आवश्यकताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के सामने राज्य का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने पर्यावरणीय सेवाओं की लागत को देखते हुए राज्य की उपयुक्त क्षतिपूर्ति देने की मांग उठाई। साथ ही वन आच्छादन के आधार पर कर हस्तांतरण भार को 20% तक बढ़ाने का सुझाव भी दिया। इस दौरान आयोग अध्यक्ष पनगड़िया ने पत्रकार वार्ता कर आयोग की प्राथमिकताओं को लेकर जानकारी साझा की। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सक्षम उद्यम योजना का विलय कर नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 50,000 लोगों को रोजगार देने का दावा किया गया है। लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योजनाओं की घोषणा तो होती है, लेकिन जमीन पर युवाओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना तैयारी योजनाएं लाती है, जिससे लोग स्वरोजगार योजना शुरू कर भी नहीं पाते और पलायन को मजबूर हो जाते हैं। देखिए, रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री जी पिछले लंबे समय से बयानबाजी कर रहे हैं, युवाओं को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन रोजगार कहीं सर्जित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और स्वरोजगार की स्थिति भी ये है कि जिन लोगों ने सरकार पे भरोसा करके अपना स्वरोजगार शुरू किया था, आज वो जो है उसको बंद करने के लिए मजबूर हैं। रिवर माइग्रेशन इसका बड़ा उदाहरण है। रिवर माइग्रेशन को लेकर के सरकार ने बड़े दावे किए, सरकार के दावों पे युवाओं ने भरोसा भी किया, अपने गांव में लौटे, लेकिन साल भर तक विभागों के चक्कर लगाने के बाद वो निराश हो गए और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। तो सरकार को कोई भी अगर घोषणा करनी है, कोई भी योजना लानी है, तो पहले उसका होमवर्क पूरा करना चाहिए, लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, उनका सुझाव लेना चाहिए, तब जाकर के योजना शुरू करनी चाहिए। क्योंकि योजनाएं अगर धरातल पर नहीं दिखेंगी, युवाओं को अगर रोजगार मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, युवा पलायन के लिए अगर मजबूर होंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार की घोषणाओं के कोई फायदे नहीं है, ना कोई मायने। तो वहीं देहरादून में नगर निगम की ओर से शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कुछ समय पहले नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 2 पार्कों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें से एक उत्तराखंड के शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के नाम पर विकसित किया गया है। और इसी को लेकर देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि चुनाव के समय हमने अपने संकल्प पत्र में भी लिखा था कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में पार्कों का विकास करेंगे और वहां पर झूलों के साथ ओपन जिम और पेड़ पौधे लगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर हमने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक पार्क विकसित किया है। देखिए, हमारा मकसद ही ये था, चुनाव जब लड़ने के लिए उस समय हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम पूरे 100 के 100 वार्डों में अब पार्कों का डेवलपमेंट करेंगे। जहाँ पे पुराने पार्क हैं उनको और अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, उनमें छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाएंगे और वहाँ पे जो नागरिक हैं उनके चलने के लिए जो एक पैदल पाथ उसमें बनाएंगे, वहाँ पे हरा भरा उसको करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, फूलों के पौधे लगाएंगे और साथ ही मतलब तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पे देंगे। व्यायामशाला वहाँ पे हम बनाएंगे, ओपन जिम। तो उसी तर्ज पे हमने एक तो अपने जो शहीद जो मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नगर निगम ने उनके नाम पे एक पार्क वहाँ पर विकसित किया है। और साथ ही हमने बगल में वहीं पे थोड़ा सा दूर पे राजीव पार्क है, वो जनता को समर्पित किया है। वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के उसमें झूले वगैरह भी लगाए गए हैं और हरा भरा उस पार्क को बनाया गया है, पैदल पाथ उसमें बनाया गया है। एक उसमें छोटी सी कैंटीन की भी सुविधा उसमें उपलब्ध कराई है और साथ ही हम उसमें थोड़ा सा और डेवलप करते हुए उसमें ओपन जिम भी लगाने वाले। तो उधर हल्द्वानी में गौला पार्क के सुल्तान नगरी से आए ग्रामीणों ने प्राधिकरण और प्रशासन पर अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। बता दें कि ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि उनकी 4 पीढ़ियां यहां रह रही हैं और अब तक मिलने वाली सुविधाएं अब उनके लिए धीरे धीरे बंद की जा रही है। इसके अलावा प्राधिकरण ने गौला पार्क में 6 गाँव को अपने अधीन किया है, जो कि सिर्फ चालान काटने और राजस्व वसूलने का काम करते हैं, जबकि प्राधिकरण की ओर से कोई सुविधा उनके इलाके में नहीं दी जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्राधिकरण को ग्रामीण इलाकों से हटाने या फिर पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही है। जो कटवा रहे हैं इनको जोड़ो, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारे लिए प्रशासन शासन क्यों कर रहा है? क्या किया है? बिजली का कनेक्शन काट दिए हैं? हाँ, बिजली का कनेक्शन नया नहीं लगवा रहे हैं ना, हमको लाइट नहीं आ रही है। हमारे इतनी उम्र हमारी हो गई और हमारे उस जमीन में सास ससुर भी चले गए, अब हम चलने के लिए तैयार हैं। ये तार भी वो होगी
पीढ़ी हो गई तार। अब कहाँ मिलेगा हमको, कब मिलेगा? जब हमारे बच्चे भी सब मर जाएंगे तब मिलेगा हमको। हुआ कि 2020 से मुझे ऐसा लगता है कि प्राधिकरण लागू हो गया है हमारे गोलापार क्षेत्र में। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप प्राधिकरण लागू करो, आप रोको हमारे मकान बनने से, करो आप जो आपकी इच्छा आती है वो करो, पर सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। हमारे गोलापार में बाईपास है, बाईपास में इतनी दुर्घटनाएं हो गई हैं, इसको सही करो, इतने एक्सीडेंट हो गए हैं, ना स्ट्रीट लाइटें हैं और रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं कह रहा हूँ बात करूँ सुल्तान नगर की, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उन रोडों में, आज बच्चे स्कूल जाने के लिए मना कर रहे हैं उस रोडों की स्थितियाँ देखते हुए। और परिस्थिति ऐसी है, बगल में नालियाँ चल रही हैं, हाईवे के बगल से उन नालियों को नहीं बनाया गया और सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं। आप खाली राजस्व इकट्ठा करेंगे, इस गोलापार ग्रामीण एरिया से राजस्व इकट्ठा करेंगे, ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे क्षेत्र में गोलापार अगर बात करूं, जहां पर सरकार द्वारा, पूर्व सरकार द्वारा पट्टे दिए गए और ऐसे पट्टे दिए जिसमें अधिकार लिखा है, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली और अन्य चीज़ें वहां पर हैं, पर अभी तत्काल में विभाग द्वारा, विद्युत विभाग द्वारा हमें बिजली का कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं नए। ये गोलापार में एक सुल्तान नगरी एक स्थान है, इनके ग्रामीण कुछ आए थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको विद्युत कनेक्शन मिलने में परेशानी है। साथ ही वहाँ पर जो सड़क है, आंतरिक मार्ग है, पुलिया है, इसके संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया। साथ ही ये भी मांग की गई है कि जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकास कार्य जो है वो गोलापार क्षेत्र में संपादित कराए जाएँ। इन सभी जो ज्ञापन में उनके द्वारा बिंदु लिखे गए हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि इसको आगे सम्मिलित किया जाए और जो उनकी अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं हैं उनको संबंधित विभागों को संदर्भित किया जाए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या से देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल है। वहीं सैन्यधाम उत्तराखंड में भी इस घटना से शोक है और देहरादून के पंचायती मंदिर में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसको लेकर मेयर सौरभ थपलियाल ने इस बर्बर हमले की निंदा करते हुए सेना के जवाब को निर्णायक बताया। और इसी के बाद बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट लक्ष्मी अग्रवाल ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आतंक के खिलाफ एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकियों द्वारा कायराना हरकत की गई थी, उसमें हमारे जो निर्दोष नागरिक थे उन्होंने उनका जो बलिदान उन्होंने दिया और साथ ही साथ जो अभी युद्ध हुआ है उसमें जो हमारे सैनिक हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये किया और हमने ये भगवान से प्रार्थना की कि हमारे बॉर्डर पे जो हमारे जवान तैनात है, हमारे भारतीय सेना के जो योद्धा तैनात हैं, उनकी सुरक्षा की हमने भगवान से प्रार्थना की और साथ ही साथ हमारे देश में अमन चैन सुख शांति कायम रहे, इसकी निमित्त आज ये यज्ञ हवन यहाँ किया गया है। कि अभी एक बड़ा कायराना पूर्ण जो ये घटनाक्रम हुआ, हत्याकांड हुआ, इसमें हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, तो उन सब की आत्माओं की शांति के लिए अब हम सब ने मिलकर यहाँ पर और एक बड़ी संख्या में यहाँ पे जो अपने प्रबुद्ध जन हैं उन्होंने मिलकर एक यज्ञ का यहाँ पे आयोजन किया और इस यज्ञ के द्वारा अपने देश में शांति रहे और अपने जो जितने भी वहाँ पे हताहत हुए हैं, जितने भी वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान हो और भारतवर्ष में खुशहाली आए और आगे शांति व्यवस्था कायम रहे। तो उधर हल्द्वानी में मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस खास अवसर पर कक्षा 10वीं के और 12वीं के 2 छात्रों को सम्मानित भी किया गया। सभी मेधावी विद्यार्थियों को 11,000 रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए और उनकी उपलब्धियों को सराहा गया। और इसी कड़ी में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह बिष्ट मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद अतिथियों और शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी थी। हाई स्कूल की मेरिट में 11th पोजीशन थी, जिसमें मेरी 97 परसेंटेज थी। मैं आने वाले बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप स्पेशली, मैं ज़्यादातर सुबह उठ के पढ़ती थी, आप सुबह उठ के पढ़िए और पंक्चुअल रहिए हर एक चीज़ के लिए, टाइम टेबल अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए। इससे मैं श्योर हूँ कि आप ज़रूर आएंगे और आपको पंक्चुअल होकर पढ़ना, ज़्यादातर मेहनत करनी है और डेट्स ऑल। सम्मानित हुआ आज, आप कैसा लगा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मेरी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, उनकी मेहनत आज आई है, रंग लाई है और मेरे को बहुत ज़्यादा खुश महसूस हो रही हूँ मैं आज। गोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आया हुआ हूँ और मैं इसलिए भी प्रसन्न हूँ कि इस स्कूल की जब स्थापना हुई थी, इस स्थापना में भी मेरा सहयोग रहा था और मैं यहाँ का संस्थापक सदस्य भी हूँ
और ये पिछले 2007 से लगातार आज तक हर वर्ष जो 25 बच्चों की जो मेरिट लिस्ट आती है उस मेरिट लिस्ट में स्कूल के बच्चे हमेशा आते हैं। तो इसलिए मैं उन्हें बधाई देने भी आया था और उन बच्चों का उत्साह वर्धन करने भी आया था। और इस वर्ष तो एक बच्चे ने हमारा स्टेट टॉप भी किया है। मैं उसके पूरे परिवार को, उस बच्चे को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस स्कूल के बच्चे इससे प्रकार और आगे बढ़ते हैं। तो उधर देहरादून के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित पोस्ट लैब असिस्टेंट की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले मुन्ना भाई को वित्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त फिरोजाबाद का निवासी है और हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। देखिए, कल जवाहर नवोदय जो समिति है तो उनके द्वारा लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया किया जा रहा था। देहरादून में एक जो एफआरआई का केंद्रीय विद्यालय, वहाँ भी एक सेंटर था। तो उसमें जो उनके हनुमंत सिंह जो कि केंद्रीय सुपरवाइजर थे केंद्र के, उनके द्वारा एक एफआईआर कल थाना कैंट पर लिखवाई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक अभ्यर्थी जिसका नाम पप्पू सिंह था उसके स्थान पर अन्य एक अभियुक्त जिसका नाम श्रीचंद था, जो कि मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला था, उसको परीक्षा देते हुए पाया गया था। इस आशय की एक तहरीर उनके द्वारा दी गई थी, जिसके की एफआईआर पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो पप्पू सिंह है उसके स्थान पर जो व्यक्ति श्रीचंद था, जब उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली गई, एक नहीं 2 बार ली गई और दोनों बार जो है उसका अटेंडेंस जो बायोमेट्रिक्स हैं वो पप्पू सिंह से मिलान नहीं हो पाया, जिस कारण उनको वो संदिग्ध लगा। और जब उसे जानकारी की गई, पूछताछ की गई, तो पता ये चला कि उसको और सौरभ सिंह दोनों की जान पहचान तकरीबन जब वो कोचिंग करते थे फिरोजाबाद में, वहाँ जान पहचान उनकी हुई थी। उसके उपरांत पप्पू सिंह ने इसको अप्रोच किया श्रीचंद को कि भाई कुछ पैसे उसके द्वारा ऑफर किए गए कि उसकी जगह वो परीक्षा में बैठ जाएगा। उस ऑफर को इसके द्वारा स्वीकार करते हुए श्रीचंद के द्वारा परीक्षा में बैठे गए और ये जो कल एग्जाम जो है दिया जा रहा था, तो उसको बायोमेट्रिक का मिलान नहीं होने पर उसको जो है हनुमंत सिंह जो केंद्रीय सुपरवाइजर थे उनके द्वारा इसको हिरासत में लिया गया और एक एफआईआर पुलिस में दी गई, जिसमें कि एफआईआर पंजीकृत कर ली गई और साथ ही इनको जो है उसमें अरेस्ट कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। हरिद्वार में आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और अधिकारियों के साथ डीएम ने मीडिया को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आपदा के दौरान की जाने वाली मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर चर्चा की। डीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन के दौरान मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हमारे मीडिया के अधिकांश बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित तौर पर आपदा के संबंध में डिटेल अभी रखा गया है आपदा अधिकारी के द्वारा। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ के भी अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी विषय रखा हुआ है और मीडिया के बंधुओं से इसमें फीडबैक लिया जा रहा है और निश्चित तौर पर प्रत्येक वर्ष हम लोग आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाकर के शासन को भेजते हैं और पॉलिसी फार्मुलेशन में उसका यूज होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो भी सुझाव आएंगे, इन सुझावों को भी हम लोग पॉलिसी में शामिल कर पाएंगे, तो इससे एक अच्छी कार्य योजना बन पाएगी और समय से हम लोग उसको मिटिगेट कर पाएंगे, एक्ट कर पाएंगे। तो वहीं भारतीय सेना की ओर से आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सेना के सम्मान में शौर्य यात्राएं निकाली जा रही है और इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक है और सेना ने इस नाम से अभियान चलाकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। इस गर्व और सम्मान के प्रतीक स्वरूप ये यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जो महिलाओं का जो एक बहुत ही अमूल्य उनका जो उनका श्रृंगार होता है सिंदूर, उसका नाम देकर और उन आतताइयों के ठिकानों पर वार करके उनको सैनिकों ने हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, उनकी रक्षा के लिए जो उन्होंने जो बदला लिया, उसके लिए उन सैनिकों का आभार और धन्यवाद करने के लिए हमारी जो महिला मोर्चा की जो बहनें हैं, जो हमारी अन्य बहनें हैं, सभी लोग उन वीर सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं और जो हमारे जो वीर भाई जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप जो है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रही हैं। तो ये एक हमारे
बहुत बड़े गौरव की बात है कि जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेस हुआ, उसमें हमारे जो वीर सैनिकों को है उसमें कामयाबी मिली। तो वहीं उत्तरकाशी में इस साल यमुनोत्री यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है। दरअसल यात्रा से डंडी, कंडी, घोड़ा खच्चर सेवाओं से जुड़े लोग, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे व्यापारियों को लाभ हुआ है। वहीं यात्रा को लेकर प्रशासन ने स्वास्थ्य, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। तो उधर राजधानी देहरादून में यूनेस्को क्लब ट्रेन वाली ईस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि की ओर से 51 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई और मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक सविता कपूर शामिल हुई। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अधिक सदस्य और अतिथि उपस्थित रहे। देखिए, यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट पिछले कई वर्षों से, क्योंकि मुझे भी पिछले 22-23 वर्षों से इनके कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला और जिस तरह से इन लोगों के अंदर समाज में ये सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े व्यापार से जुड़े हुए लोग जिस तरह समाज में गरीब बच्चों की मदद करना, ब्लड डोनेशन कैंप के साथ हेल्थ कैंप लगाना, अपने आपस में एक जो क्लब के मेंबर्स हैं उनके बीच में बड़ा सौहार्दपूर्ण संवाद है, उनके बीच में आपस में मेलजोल रहे, इन तमाम चीजों को लेकर मनोरंजन से लेके आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता से लेके देश के भविष्य के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, इन बच्चों को जो निर्बल वर्ग के बच्चे हैं उनको किस तरह से मदद देकर अपने बच्चों को भी इंस्पायर करने का काम करते हैं, पर पुरस्कार कहते हैं कि बच्चे और आगे बढ़ने की भावना उसके अंदर पैदा हो। तो एक बहुत अच्छा काम और आज आवश्यकता है कि इस तरह के काम करके समाज को प्रेरणा देने का काम किया जाए। यूनेस्को क्लब का ये हमारा एक वार्षिक प्रोग्राम है जिसमें हम 51 बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल सा है कि इन बच्चों को एक अच्छा आगे मार्गदर्शन मिले, इन बच्चों की जो प्रतिभा है उनको हम पहचाने और इनको आगे बढ़ते रहने के लिए एक मोटिवेशन, एक इंकरेजमेंट दे सकें। ये एक छोटी सी कोशिश है और हम लोग ये 35 साल से करते हुए आए हैं। जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं करीब 25 साल से दे रहे हैं। 5 से शुरू करी थी, अब हम 51 दे रहे हैं। क्या कुछ सर इसका उद्देश्य है आपका? इसका उद्देश्य यही है कि हम किसी का सहायता कर सकें, किसी को उत्थान करते, हमारे पास जो कुछ भी हमसे हो सके हम वो कर सकें और अपने देश के लिए कुछ। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काफल पार्टी की दावत का आयोजन किया, जहां आम से लेकर खास लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दौरान कहा कि काफल पार्टी के आयोजन का उनका उद्देश्य यही है कि वोकल फॉर लोकल, जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो प्रकृति की देन है, उनको आगे लाना ताकि वे आजीविका का साधन भी बन सके। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उन्होंने काफल पार्टी शुरू की थी उस समय तक बीजेपी वाले काफल जानते भी नहीं थे। जब मैंने काफल पार्टी शुरू की थी उस समय तक शायद हाथवा वाले काफल का नाम भी नहीं आता, लेकिन आज वो काफल 600 रुपया किलो बिक रहा है। जिस मडुए की बात 2014 में मैंने कही, वो मडुआ उस समय 5 रुपये किलो बिकता था और भाजपा के लोग मडुए की मजाक बना रहे थे। जब मैं मडुआ कह रहा था, उनके लीडर अभूषण कह रहे थे मडुआ क्या होता है, मडुआ क्या लगा रखी है, और अपमानित करते हैं मुख्यमंत्री की। और आज मडुआ हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में, मोटे अनाजों के रूप में उत्तराखंड की एक सशक्त पहचान हो चुका है। ये किलो बिक रही है, फ्रूटिंग पोटेटो जिसको कहते हैं। ये सब चीजें हमको एक प्रकार से जो सरकार का मिशन है, उस मिशन को मदद हो रही है इससे। तो वहीं देहरादून के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इस मेले में 38 प्रतिष्ठित कंपनियां लगभग 1000 रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी। इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय देहरादून में पंजीकरण करवा सकते हैं। मैं मुकेश प्रसाद दयाल, सेवायोजन अधिकारी, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में कार्यरत हूँ और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से दिनांक 31 मई 2025 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 38 कंपनियों के द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए विभिन्न सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाएंगी। इस रोजगार मेले में कक्षा 8 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के सभी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे।
तो वहीं देहरादून में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 27 मई तक मानसून केरल में पहुंचेगा और इसके करीब 25 दिनों के बाद उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद भी जताई गई है। बिल्कुल, मानसून देखिए जून से शुरुआत होती है। नॉर्मल डेट जैसे देखें केरल में 1 जून होती है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा बोला कि 27 मई तक जो है जो हमारा केरल है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें 4 डेज तक का है, लेकिन जो डेट एक दी गई है वो 27 मई तक में बोला कि वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करीब 25 दिन जो है लगते हैं आपके, 24 से 25 दिन। तो हमारी जो नॉर्मल डेट है 25 के आसपास है। तो अगर एक नॉर्मल से मानसून चलता है तो यहाँ पे भी 2-1 दिन पहले पहुँच सकता है। अदरवाइज जो हमारी जैसे जो नॉर्मल डेट है तो वो 25 जून के आसपास है जी। तो उधर हरिद्वार में बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मेरठ निवासी दिनेश और दिशा तलवार ने हर की पहाड़ी पर उल्टी पदयात्रा की। दंपति हाथ में तख्ती लेकर देश भर के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए। इसके साथ ही वे आम नागरिकों से भी जागरूक बनने और जिम्मेदारी निभाने की अपील कर रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पे लगातार जारी है। नमस्कार।